नमस्कार मित्रों, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी छंद को लिखने में मात्रा भार क्या होता है और इसकी गणना कैसे की जाती है। पिछले वीडियो हमने सीखा था कि तुकांत कविता कैसे लिखें, रदीफ और काफिया क्या होता है और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। आज हम उसके आगे वाली बात सीखेंगे। पिछले वीडियो पर कुछ लोगों ने कई सवाल पूछे थे। एक सवाल सी मिश्रा ने पूछा था कि मुक्तक लिखने में क्या करें, इसमें रदीफ काफिया का कितना महत्व है। तो मैं मुक्तक के बारे में बताना चाहता हूँ कि कोई भी चार लाइन की रचना जिसमें पूरा भाव प्रकट होता हो उसे हम मुक्तक कह सकते हैं। शायरी को भी हम मुक्तक कह सकते हैं। अतः पिछली वीडियो के अनुसार ही काफिया और रदीफ का प्रयोग होगा। और भी बहुत सारे सवाल थे, सबकी चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सबके प्रश्नों के जवाब समय समय पर वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। तो चलिए आज के विषय पर बात शुरू करते हैं। आज का विषय है मात्रा भार की गणना। किसी भी छंद की रचना के लिए मात्रा भार की गणना का ज्ञान बहुत जरूरी है। मात्रा भार दो प्रकार का होता है, एक वार्णिक मात्रा भार और दूसरा वाचिक मात्रा भार। वार्णिक भार में वर्ण के अनुसार मात्रा की गणना की जाती है और वाचिक भार में उच्चारण के अनुसार मात्रा की गणना की जाती है। आज हम वार्णिक भार की गणना का नियम सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि वार्णिक भार की गणना कैसे की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वार्णिक भार में हर वर्ण का अपना अपना मात्रा भार होता है। इनके बारे में कुछ नियम हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखने से पहले हम नियम जान लेते हैं कि नियम क्या है वार्णिक भार। वार्णिक भार में हर वर्ण का अपना मात्रा भार होता है, जिनके बारे में कुछ नियम हैं। सबसे पहले हम नियम जान लेते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कि मात्रा की गणना कैसे किया जाए। तो सबसे पहले देखिए कि लघु स्वरों की मात्रा एक होती है। लघु स्वर जैसे अ, ई, उ, री, ये सारे लघु स्वर होते हैं और लघु स्वरों की मात्रा एक होती है। मात्रा की गणना के समय किसी भी छंद के में जब मात्रा की गणना की जाती है तो लघु स्वर को हम एक या सीधी लाइन से व्यक्त करते हैं। दूसरा, दीर्घ स्वरों की मात्रा दो होती है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि। ये सभी दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वरों की मात्रा का भार दो होता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये सभी दीर्घ स्वर होते हैं, इनके मात्रा का भार दो होता है। किसी भी छंद में मात्रा की गणना के समय दीर्घ स्वर को दो या एस से व्यक्त किया जाता है और सभी व्यंजनों की मात्रा एक होती है, जैसे क, ख, ग, घ, च, छ इत्यादि। ये सभी व्यंजन हैं और इन सब की मात्रा का भार एक होता है। और व्यंजन में लघु स्वर की मात्रा लगने पर मात्रा का भार एक ही रहता है। किसी भी व्यंजन में लघु स्वर की मात्रा अगर लगा दिया जाए तो उसका मात्रा का भार एक रहेगा। जैसे किरण, किरण में क पर छोटी की मात्रा लघु मात्रा लगी है तो इसका मात्रा भार एक रहेगा, किरण एक एक एक। इसी तरह मधुर। और व्यंजन में दीर्घ स्वर जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इनकी मात्रा लगाने पर मात्रा भार दो हो जाता है। जैसे भारी, भ पर आ की मात्रा, र पर ई की मात्रा बड़ी की मात्रा है, दीर्घ की मात्रा है, तो इसकी मात्रा की गणना होगी दो दो। और नेक्स्ट नियम, अगला नियम देखिए कि किसी भी वर्ण में अनुनासिक लगाने पर मात्रा भार में कोई अंतर नहीं होता। अनुनासिक, देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है।
बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है अनुनासिक और अनुस्वार। अनुनासिक और अनुस्वार में क्या फ़र्क है, ये देखिए इस नियम को सीखते सीखते आपको पता चल जाए, अनुनासिक और अनुस्वार का फ़र्क भी पता चलेगा। कि अनुनासिक जो चंद्र बिंदी लगाई जाती है वो होता अनुनासिक, और जिसमें सिर्फ एक बिंदी लगाई जाती है वो होता अनुस्वार। तो अनुनासिक लगाने पर मात्रा भार में कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे हंसना, हंसना ह के ऊपर अनुनासिक लगाया गया है तो इसलिए मात्रा भार इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मात्रा एक ही रहेगा। स पर स का मात्रा भार एक है, और ना में न पर आ की मात्रा है इसलिए इसका मात्रा भार 2 हो गया। तो 1 1 2। अब नेक्स्ट देखिए कि अनुस्वार, हम अनुस्वार की बात कर रहे थे अभी। तो अनुस्वार, किसी भी वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगाने पर मात्रा भार 2 हो जाता है। जैसे हंस, ह के ऊपर बिंदी लगी है लेकिन बोलते समय अनुस्वार, ये अनुस्वार है, इसको बोलते समय थोड़ा जोर लगा के टाइम लगाना पड़ता है, हम बोलते हैं हंस। इसमें ऐसा लगता है कि एक नहीं 2 मात्राएँ हैं, डबल मात्रा की तरह लगता है। तो इस पर अनुस्वार लगा है तो इसको मात्रा भार 2 हो जाएगा, तो इसकी का गणना होगी 2 1। इसी तरह मंगल, मंगल में मात्रा भार 2 हो जाता है वहाँ पर, और गणना होगी 2 1 1। बंधन 2 1 1। अब देखिए अगला, गुरु वर्ण पर अनुस्वार को अनुनासिक ही माना जाता है और मात्रा भार में कोई अंतर नहीं होता। जैसे नहीं, नहीं में ह के ऊपर दीर्घ मात्रा है, बड़ी की मात्रा, और साथ में अनुस्वार है लेकिन उसको अनुनासिक ही माना जाएगा। तो यहाँ पर होगा नहीं में 1 और 2 मात्रा हो गई। संयुक्त अक्षर में आधे वर्ण की मात्रा का भार 0 होता है। कोई भी संयुक्त अक्षर होता है तो उसमें आधा वर्ण जो होता है उसका मात्रा का भार 0 अर्थात 0 काउंट होता है। जैसे हम कहते हैं स्वाहा, स्वाहा में आधा स जो है इसका मात्रा भार 0 है। वाहा इसका 2 2। तो इसी तरह स्वधा में 1 और 2 मात्रा। श्लोक, श्लोक में आधा स की, श्लोक इसमें आधे स की मात्रा का कोई काउंटिंग नहीं है, 0 हो गया। और हम लोक की मात्रा का काउंट करते इसमें 2 1। तो इस तरह से आपने देखा कि संयुक्त अक्षर का। अब देखिए संयुक्त अक्षर से पहले वाले लघु वर्ण की मात्रा का भार 2 हो जाता है। संयुक्त अक्षर से पहले वाले लघु वर्ण का मात्रा भार 2 हो जाता है। जैसे विनम्र 1 2 2, विद्वान 2 2 1। अब देखिए इस तरह से सारे नियम आपने देख लिया कि क्या नियम है। अब देखिए नियम तो हमने जान लिया, अब इसका प्रयोग करके देखना है कि क्या ये नियम सही है। तो हम देखिए मात्रा की गणना करने के सीखेंगे। इसके लिए मैं एक चौपाई ले रहा हूँ, रामचरितमानस की चौपाई। रामचरितमानस की चौपाई लेने का कारण यह है कि हम जो भी नियम सीखते हैं, कोई भी फार्मूला, कोई भी नियम, तो उस नियम को एक ऑथेंटिक फॉर्मेट, कोई एक ऐसी रचना हो जो ऑथेंटिक हो। अब उसमें इस नियम को अप्लाई करके, नियम का प्रयोग करके देखें कि क्या हमने जो नियम सीखा है और इस ऑथेंटिक रचना के में ये फिट बैठता है कि नहीं। अगर नियम फिट बैठता है तो इसका मतलब नियम सही है। नियम फिट नहीं बैठता तो इसका मतलब हमने जो नियम सीखा है गलत है, फिर उसको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको अप्लाई करके देखेंगे एक रामचरितमानस की चौपाई में कि मंगल भवन अमंगलहारी। ये चौपाई लगभग सबको पता होगी। तो देखिए कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए चौपाई में हर पंक्ति में 16-16 मात्रा होती है। अब इसकी गणना करके हम देखते हैं कि क्या जो नियम हमने सीखा था वो नियम यहाँ अप्लाई हो रहा है। अगर अप्लाई हो रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल में मात्रा होगी 2 1 1, भवन 1 1 1, अमंगल 1 2 1 1, हारी 2 2। कुल मिलाकर के 16 मात्रा हो गई। पहली पंक्ति में पूरा होगी, दूसरी पंक्ति में देखते हैं द्रवहूँ 2 1 1, सुदशरथ 1 1 1 1,
अजीर 1 1 1, बिहारी 1 2 2, बराबर टोटल 16 मात्रा। इसका मतलब यहाँ पर हमारा नियम फिट बैठता है। इसका मतलब हमने जो नियम सीखा है बिल्कुल परफेक्ट है। इस नियम का प्रयोग किसी भी रचना में, किसी भी छंद में, किसी भी शायरी में किया जा सकता है। अब देखिए, हमने चौपाई में तो देख लिया, अब इसको दोहा में भी प्रयोग करके देखते हैं कि हमारा नियम बिल्कुल, अगर दोहा में भी सही हो जाता है, चौपाई में सही, तो इसका मतलब हर जगह हमारे नियम सही होंगे। तो हम एक दोहा लेते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। दोहा में देखिए कि प्रथम और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्रा होती है और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्रा होती है। अब यहाँ हम गणना करके देखते हैं कि क्या हमारा नियम सही है। तो प्रथम और तीसरी में 13-13 मात्रा हो गई, दूसरी और चौथी में 11-11 मात्रा हो गई। इसका मतलब कि हमने जो नियम सीखा है मात्रा की गणना का, वो सारा नियम सही है। मात्रा का भार जो हमने सीखा है कि किस पर 1 मात्रा का भार होता है, किस पर 2 होता है, किसका मात्रा भार 0 होता है, ये सारे नियम यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा नियम बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल सही है। तो इसी तरह आप कोई भी रचना करते हैं, कोई भी छंद, कोई भी शायरी, कोई भी गज़ल या कोई भी कविता या कोई भी गाना लिखते हैं, तो इन मात्राओं का इस मात्रा भार का प्रयोग करके, इस गणना के नियम का प्रयोग करके आप अपनी रचना को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।